हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मोलालिटी के बारे में पढ़ा था। आज हम उसके आगे शुरू करेंगे। तो चलिए अब हम लोग आगे शुरू करते हैं। और जैसे हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन जो होता है एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है टू और मोर देन टू कंपोनेंट। तो सॉल्यूशन जो होगा आपका, सॉल्यूशन आर सॉल्यूशन आर होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट। ठीक है, टू कंपोनेंट्स। तो मतलब मेन क्या होता है, जो आपका सॉल्यूशन होगा एक ये होमोजीनियस मिक्सचर है दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स का। ठीक है, अब ये होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या हुआ। होमोजीनियस मिक्सचर, देखो होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब होगा ऐसा मिक्सचर जिसकी प्रॉपर्टीज और कंपोजिशन सेम हो। मतलब उसको ना आप मिक्स करोगे तो अलग अलग नहीं दिखेगा, एक जैसा दिखेगा। ठीक है, मिक्सचर मिक्सचर इन विच कंपोजिशन कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज जो होगी आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। मतलब पूरे मिक्सचर में आपका ये सेम होगा। कंपोजिशन और प्रॉपर्टी आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर, थ्रू आउट द मिक्सचर। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। सॉल्यूशन जो एक होमोजीनियस मिक्सचर है, होमोजीनियस का मतलब है आपका प्रॉपर्टीज और कंपोजिशन आपकी सेम रहेंगी, यूनिफॉर्म रहेंगी थ्रू आउट द मिक्सचर। ठीक है, और आपको जैसे लास्ट क्लास में मैंने बता ही दिया था कि सॉल्वेंट जो सॉल्यूशन होता है उसमें दो पार्ट होगा, एक सॉल्वेंट पार्ट होगा और एक सॉल्यूट पार्ट होगा। ये लेस इन क्वांटिटी होगा, इन लेस इन क्वांटिटी, और ये लार्ज इन क्वांटिटी। ये लार्ज इन क्वांटिटी। ठीक है, अब आप लोग ये चीज नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके। हम लोग फिर अब नेक्स्ट पेज पे मूव कर रहा हूं मैं। ठीक, तो ये सॉल्यूशन जो होगा सॉल्वेंट सॉल्यूट का पार्ट है, लेस इन क्वांटिटी लार्ज इन क्वांटिटी। ठीक है, लार्ज इन क्वांटिटी और लेस इन क्वांटिटी, ये चीज नोट डाउन कर लो। फिर आगे आते हैं। देखो उसके बाद ना, अब आपके वो ना एक और टर्म है बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन में क्या होता है ना, दो कंपोनेंट का मिक्सचर होगा। जैसे बाइनरी अगर आप सॉल्यूशन की बात करो, बाइनरी सॉल्यूशन, तो अगर आप बाइनरी सॉल्यूशन की बात करोगे तो ये जो होगा मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट, ये जो होगा सॉल्यूशन ऑफ टू कंपोनेंट, सॉल्यूशन ऑफ टू कंपोनेंट। मतलब इसमें दो ही कंपोनेंट होंगे। ठीक है, यानी एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट, बस टू कंपोनेंट कम हो। ठीक है, ये बाइनरी सॉल्यूशन हो गया। अब एक बार एक टर्म होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या, डाइल्यूट। देखो डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब ये होगा अमाउंट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूट मच लेस देन अमाउंट ऑफ अमाउंट ऑफ आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, डब्ल्यू सॉल्यूट जो होगा इसमें बहुत कम होगा डब्ल्यू सॉल्वेंट के कंपेरिजन। तो इसके केस में क्या होगा, अगर आप डब्ल्यू सॉल्यूशन की बात करो ना, तो आप इसको लिख सकते हो डब्ल्यू सॉल्यूट प्लस डब्ल्यू सॉल्वेंट। तो ये आपका मतलब अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा डब्ल्यू सॉल्वेंट के बराबर ही, सॉल्वेंट, क्योंकि इसका मास हम लोग नेग्लिजिबल ही मानेंगे इसके कंपेरिजन। तो ये डाइल्यूट सॉल्यूशन रहेगा। डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ध्यान रख लेना, डब्ल्यू जो वेट ऑफ सॉल्यूशन होगा वो ऑलमोस्ट सॉल्वेंट के वेट के बराबर ही होगा। एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, अगला है आपका कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो देखो
कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है, जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होता है ना वो मतलब कंपेरेबल, मतलब सॉल्वेंट के आसपास ही होगा, मतलब ज्यादा कम नहीं होगा। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट इन कंपैरिजन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हो कि कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में क्या होगा कि आपका जो अमाउंट होगा सॉल्यूट का, वो मतलब ठीक ठाक अमाउंट में होगा, उसको आप मतलब नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो सॉल्वेंट के कंपेरिजन। ठीक है, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के में क्या होगा, आप अमाउंट ऑफ सॉल्यूट नेग्लेक्ट कर सकते हो, बट कॉन्सेंट्रेटेड में नहीं करोगे क्योंकि उसमें अमाउंट काफी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये चीजें आप लिख लीजिए, फिर हम आगे करते हैं। आप नोट डाउन कर लेना, पॉज करके मैं नेक्स्ट पेज पे मूव कर रहा हूँ। ठीक है, अब मेन है आपका नेक्स्ट टर्म है सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या हो। जैसे अगर मैं बात करूं कि सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी का क्या मतलब है, सॉल्युबिलिटी। तो देखो, सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है, जैसे आपको इसको आप ऐसे समझो कि आपको मैंने 100 ग्राम सॉल्वेंट दे दिया। अब उसमें मैक्सिमम कितना आप सॉल्यूट ऐड कर सकते हो ना, एट फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर, वो उसकी सॉल्युबिलिटी होगी उस सॉल्यूट की उस सॉल्वेंट में। मतलब आपने क्या किया कि आपने मान लो कि 100 ग्राम सॉल्वेंट लिया और उसमें आप ऐड करना स्टार्ट कर रहे हो सॉल्यूट एक, लेकिन टेम्परेचर और प्रेशर आपने फिक्स रखा हुआ है। तो फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर पे कितना अमाउंट आप उसमें ऐड कर सकते हो, मैं तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन बी डिजॉल्व्ड इन ए स्पेसिफाइड इन ए गिवन, मतलब आपको ये फिक्स देगा इन ए फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट फिक्स्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखो एक चीज देखिए आपने, मैंने यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर को फिक्स रखा हुआ है। तो अगर टेम्परेचर और प्रेशर जो है फिक्स रखना है, अगर आप टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करोगे ना, तो सॉल्युबिलिटी जो होगी वो मतलब चेंज हो जाएगी। तो सॉल्युबिलिटी जो होती है सॉल्यूट की सॉल्वेंट पे, वो डिपेंड करती है टेम्परेचर और प्रेशर पे। ये चीज आप ध्यान रखना। तो जो सॉल्युबिलिटी होती है, सॉल्युबिलिटी जो होगी ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट जो होगी डिपेंड ऑन, इसमें पहला चीज आप लिखते हो नेचर, नेचर डिपेंड करेगी नेचर, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। दूसरा है आपका टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तीसरा है प्रेशर। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट जो होगा डिपेंड करेगा नेचर ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट और टेम्परेचर और प्रेशर पे। ठीक है, और वैसे सॉल्युबिलिटी का सीधा मतलब है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट विच कैन बी डिजोल्व इन अ गिवन सॉल्वेंट एट ए फिक्स टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, फिर हम आगे करते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं आगे नेक्स्ट पेज में मूव कर रहा हूँ। इसके बाद ना एक टर्म होता है जिसको हम कहते हैं डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का क्या मतलब होता है, डिसोल्यूशन। देखो डिसोल्यूशन का मतलब होगा
प्रोसेस ऑफ इंक्रीज, देखो क्या होगा अगर आप किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट को ऐड कर रहे हो तो उसका अमाउंट बढ़ता जा रहा है। तो अगर इसको, ये जो प्रोसेस है ना, जो अमाउंट आप ऐड कर रहे हो सॉल्वेंट में सॉल्यूट को, इस प्रोसेस को डिसोल्यूशन कहते हैं। तो डिसोल्यूशन का मतलब हुआ प्रोसेस ऑफ, इट इज द प्रोसेस टू इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है। इट इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग increasing it is the process of increasing concentration of solute, नहीं solute नहीं आएगा, of solution by adding solvent। ठीक है। तो जो इस प्रोसेस को हम डिसोल्यूशन कहते हैं। डिसोल्यूशन इज द प्रोसेस इन विच वी ऐड द सॉल्यूट इन द सॉल्वेंट। ठीक है। तो ये चीज मैं हटा देता हूं आपका, ये कलर लिख दिया है यहाँ पे, सॉल्यूट है। ठीक है। तो डिसोल्यूशन इज द प्रोसेस इन विच वी इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बाय एडिंग सॉल्यूट इन अ सॉल्वेंट। ठीक है। तो ये चीज लिख लो, इन ए सॉल्वेंट, या इन्हें सॉल्यूशन लिखेंगे, इसको ज्यादा बेटर होगा इन सॉल्यूशन, क्योंकि ऑलरेडी इसमें प्रेजेंट है ना सॉल्यूशन। ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखें, डिसोल्यूशन का मतलब ये होता है। अब एक नया टर्म है डायनामिक इक्विलिब्रियम। क्या होगा डायनामिक इक्विलिब्रियम? डायनामिक इक्विलिब्रियम, तो देखो डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब होगा एक ऐसी सिचुएशन जब रेट ऑफ द सॉल्यूट कमिंग इनटू द सॉल्यूशन इज इक्वल टू द गोइंग आउट ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब जितना सॉल्यूट आपका सॉल्यूशन में जा रहा है उतना ही सॉल्यूशन से आपका सॉल्यूट बाहर जा रहा होगा। मतलब रेट ऑफ द गोइंग आउट ऑफ द सॉल्यूट फ्रॉम अ सॉल्यूशन इज सेम एज द नंबर ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल कमिंग इनटू द सॉल्यूशन। ठीक है। तो इसका आप डेफिनेशन लिखा देता हूं। डायनामिक इक्विलिब्रियम सच अ कंडीशन व्हेन such a condition when such a condition when number of solute particles going into solution going into the solution will be equal to the solute particles separating separating out and a state of dynamic equilibrium reached. Dynamic equilibrium is reached। ठीक है। तो देखो डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब सीधा है नंबर ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल गोइंग आउट ऑफ द सॉल्यूशन इज सेम एज द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल कमिंग इनटू द सॉल्यूशन। ठीक है। तो ये डायनामिक इक्विलिब्रियम लिख लीजिए आप, फिर आगे करते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे देखिए,
अगर आपका कोई डायनामिक इक्विलिब्रियम का कंडीशन है तो उस टाइम पे क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि जितने सॉल्यूट पार्टिकल अंदर जा रहे हैं उतने ही बाहर जा रहे हैं, तो उस टाइम पे आपका कॉन्सेंट्रेशन हमेशा सेम रहेगा। तो आप ये लिख सकते हो एट डायनामिक इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन concentration of solution remain constant remain constant at constant temperature and pressure। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए ठीक है, ये हो गया। अब एक नेक्स्ट टर्म है आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहते हैं, सैचुरेटेड। देखो नेचुरल सी बात है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब होगा मैक्सिमम, मतलब एक ऐसी सिचुएशन जब आप और उसमें सॉल्यूट नहीं ऐड कर सकते एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब ये एक तरह से सॉल्युबिलिटी वाली डेफिनेशन इसमें यूज होगी। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब होता है मैक्सिमम, मतलब सिचुएशन व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो सैचुरेटेड सच अ सॉल्यूशन सच ए solution in which in such a solution in which no no more solute no more solute can be dissolved at the at given temperature and pressure, such a solution in which no more solute can be dissolved at given temperature and pressure। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लीजिए। और अनसैचुरेटेड इसमें आप डिजोल्व कर सकते हो। देखो सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब होगा जिसमें आप और एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते एट गिवन टेम्परेचर में, और अनसैचुरेटेड में आप ऐड कर सकते हो। अगर आप अनसैचुरेटेड की डेफिनेशन लिखो, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अगर आप अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करो तो आप क्या लिखोगे, सॉल्यूशन सॉल्यूशन इन विच we can dissolve we can dissolve more solute at given temperature and pressure, at given temperature and। ठीक है, तो ये चीज नोट डाउन कर लीजिए, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, फिर हम लोग आगे करते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, पॉज करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए अभी तक मैंने क्या किया, आपको कुछ टर्म्स बताई जो आपको यूज होंगी सॉल्यूशन में थ्रू आउट जब चैप्टर पढ़ेंगे, जैसे सॉल्युबिलिटी क्या होगी,
या फिर आपका डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, डिसोल्यूशन क्या होता है, ये सारी टर्म्स आपकी थ्रू आउट द चैप्टर हमारी यूज होगी। अब हम देखो ये चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो मैं थोड़ा बता देता हूँ। देखो इस चैप्टर में ना मेनली आपको दो तीन चीजें पढ़नी है। सबसे पहले हम आप भी जो पढ़ेंगे वो है सॉलिड को अगर हम लिक्विड में ऐड कर रहे हैं तो एक सॉल्यूशन होगा सॉलिड जब हम डिसॉल्व कर रहे हैं इन लिक्विड, ठीक है। दूसरा होगा जब हम गैस को डिसॉल्व करेंगे इन लिक्विड, सॉलिड प्लस लिक्विड, एक ये हुआ। एक होगा आपका गैस प्लस लिक्विड, और एक होगा लिक्विड प्लस लिक्विड, लिक्विड प्लस लिक्विड। मतलब हम दो लिक्विड को आपस में मिक्स कर रहे होंगे, गैस को लिक्विड में मिक्स करेंगे और सॉलिड को लिक्विड में मिक्स करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले सॉलिड से लिक्विड, सॉलिड को जब लिक्विड में मिक्स करते हैं इसके बारे में स्टार्ट, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड, ये टर्म है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन। तो देखो सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में क्या होता है कि आपको सबसे पहले देखना होगा कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा और प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा। जैसे अगर हम टेम्परेचर का देखो सीधा इफेक्ट क्या होता है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉलिड का सॉलिबिलिटी इन लिक्विड बढ़ेगा। जैसे आप इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, आप शुगर को जब वाटर में ऐड करते हो तो अगर नॉर्मल टेम्परेचर पे ऐड करते हो तो उसमें टाइम लगता है डिजोल्व होने में, बट अगर आप उसका टेम्परेचर बढ़ा दो हाई टेम्परेचर तो इजिली शुगर आपका वाटर में ऐड हो जाता है। तो टेम्परेचर के साथ सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी ऑफ द सॉलिड इन अ लिक्विड। तो सबसे पहले ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड इंक्रीज विद टेम्परेचर, ठीक है। पहला पॉइंट ये ध्यान रखना है। बट हाँ वहां पे भी क्या होता है, आपको दो सिचुएशन ध्यान रखनी होती है कि आपका ये जो प्रोसेस है एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। जैसे क्या होता है, दो तरह के प्रोसेस होते हैं, एक होता है एक्सो एक एंडो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जैसे आपका अगर एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन प्रोसेस आपका एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। देखो इफ डिसोल्यूशन 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 प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब होगा डेल्टा एच आपका लेस देन जीरो है, सॉरी डेल्टा एच सॉल्यूशन जो होगा वो ग्रेटर देन जीरो। एंडोथर्मिक मतलब हीट आपने उसमें दी होगी। इसके केस में इफ द डिसोल्यूशन प्रोसेस एंडोथर्मिक, इसके केस में क्या होगा, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी विद राइज ऑफ टेम्परेचर। सॉल्युबिलिटी जो होगी इंक्रीज होगी, इंक्रीज विद टेम्परेचर, ठीक है। ये तो हो गया इसके। अगर आपका इफ डिसोल्यूशन प्रोसेस प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। अब एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच सॉल्यूशन का जो होगा वो लेस देन जीरो होगा, डेल्टा एच सॉल्यूशन लेस देन जीरो होता है, ठीक है। तो इफ डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक डेल्टा एच सॉल्यूशन लेस देन जीरो, इसके केस में क्या होगा आपका, इफ डिसोल्यूशन प्रोसेस एक्सोथर्मिक डेल्टा एच लेस देन जीरो, तो इसके केस में क्या होगा, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी घटेगी। सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज विद टेम्परेचर, ठीक है, विद। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। सबसे पहले क्या है, इफ डिसोल्यूशन, अगर ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी विद टेम्परेचर। अगर ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस, डिसोल्यूशन मतलब जब आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड कर रहे हो उस प्रोसेस को बोल रहे हैं। तो जब आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड कर रहे हो तो उस टाइम पे अगर हीट रिलीज हो रही है तो एक्सोथर्मिक होगा, और उस टाइम पे आपका टेम्परेचर के साथ सॉल्युबिलिटी घटेगा। मतलब अगर आपको हीट देनी पड़ रही है, मतलब हीट देके उसमें डिसॉल्व हो रहा है तब तो वो बढ़ेगा। बट अगर हीट, जैसे आपने सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड किया तो हीट रिलीज होनी स्टार्ट हुई, यानी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है।
और उसके केस में आपका सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगा विद टेम्परेचर। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे करते हैं, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए आप लोग ये सभी। हम्म। हाँ, चलिए अगला अब हम लोग को देखना है प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका इफेक्ट ऑफ द प्रेशर। तो देखो, प्रेशर क्या क्या, इफेक्ट ऑफ द प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। देखो तो ये चीज ध्यान रखना, प्रेशर का इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, मतलब सॉलिड का सॉल्युबिलिटी ऑफ इन लिक्विड डू नॉट डिपेंड ऑन द प्रेशर ऑफ द प्रेशर, क्योंकि इसकी कंप्रेसिबिलिटी उतनी नहीं होती है, तो प्रेशर पे उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये जो, तो देखो, डू नॉट अफेक्ट ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, डू नॉट अफेक्ट ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉल अफेक्ट, डू नॉट अफेक्ट सॉलिडिटी, डू नॉट अफेक्ट, डू नॉट अफेक्ट ऑफ, यहाँ सॉल्युबिलिटी आ जाएगा, सॉल्युबिलिटी, डू नॉट अफेक्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड बाय प्रेशर, प्रेशर सिग्निफिकेंटली, सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो सिग्निफिकेंटली कोई इफेक्ट नहीं होता, रीजन क्या है इसका, बिकॉज आपका जो सॉलिड और लिक्विड होता है ना, ये दोनों ही इनकम्प्रेसिबल होता है, और ये अफेक्ट नहीं होता है बाय चेंज इन प्रेशर, बिकॉज सॉलिड एंड लिक्विड आर हाईली इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल एंड remain unaffected, unaffected, remain unaffected by change in pressure, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। और इसमें लास्ट पॉइंट अभी मैं आपको और बता देता हूं कि इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको मैं कराने जा रहा हूँ सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड। अभी हमने क्या पढ़ा, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड, और उसमें हमने देखा कि आपका टेम्परेचर जो होगा, जैसे ये देखो टेम्परेचर आपका क्या होता है, ये डिपेंड करता है कि आपका प्रोसेस एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक में सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, एक्सोथर्मिक में सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगा विद टेम्परेचर, ठीक है। नेक्स्ट आपका है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो क्या होगा, डू नॉट अफेक्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड बाय प्रेशर सिग्नल, मतलब प्रेशर अगर आप बढ़ा रहे हो तो इस पे प्रेशर बढ़ाने घटाने से सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड ना हाईली इनकम्प्रेसिबल होते हैं और रिमेन अनअफेक्टेड बाय चेंज, मतलब अगर आप थोड़ा बहुत प्रेशर चेंज करते हो तो सॉलिड और लिक्विड पे कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। तो इतना लिख लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड। ये इंपॉर्टेंट है, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन ए लिक्विड, इन ए, तो देखो सबसे पहली चीज आपको बता देता हूं जो ध्यान रखना है इसमें, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इज एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन, एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन। अब एक बात बताओ, अगर ये एक्सोथर्मिक है
तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, एक्सोथर्मिक यानी डेल्टा एच, सॉल्यूशन का डेल्टा एच लेस देन 0 होगा, और सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इज एक्सोथर्मिक रिजोल्यूशन। और इस एक्सोथर्मिक में क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि आपका टेम्परेचर, ये जो होगा टेम्परेचर के साथ घटेगा, मतलब विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, with increase of temperature solubility of gas in liquid, with increase of temperature solubility of gas in liquid decrease। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, solubility of a gas in liquid decrease with increase of temperature, यानी अब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो solubility घटेगा, इसका मेन रीजन होता है ये एक्सोथर्मिक। अगर आप प्रेशर की बात करो तो प्रेशर के साथ बढ़ता है solubility of gas in liquid increase with increase of pressure, increase of pressure। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रख लेना, दो चीजें। प्रेशर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड बढ़ेगा, बट टेम्परेचर के साथ घटेगा, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। आप लोग इतना नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे करते हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर एक लॉ है जो इसके लिए पढ़ा जाता है, मैं उस लॉ को आपको बता देता हूँ। इसे कहते हैं हेनरी लॉ। एक लॉ है जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आगे ध्यान रखना, हेनरी लॉ गैस इन लिक्विड के लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आगे हम जाकर एक और लॉ पढ़ेंगे जिसका नाम है रॉल्स लॉ, वो लिक्विड लिक्विड के लिए होता है। तो हेनरी लॉ गैस इन लिक्विड के लिए होता है, तो ये ध्यान रखना है, हेनरी लॉ, हेनरीज। तो ये लॉ लिखो क्या होता है, द पार्शियल द प्रेशर द पार्शियल प्रेशर ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज। The partial pressure of the gas in vapor phase is proportional to the mole fraction of the gas। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे, इन द सॉल्यूशन, इन द, ठीक है। तो देखिए क्या है, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस है इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। तो एक तरह से आप भी लिख सकते हो, पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके होगा, मोल फ्रैक्शन, मोल। इसको हम लोग एक्स से डिनोट करेंगे, ये पी गैस ले लो इसको, ये कोई ना, हम इसमें हटा के करते हैं, इसको आप पी गैस लिख लो, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, तो डायरेक्टली आप पी गैस को मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस लिख सकते हो। अब देखो, जब ये प्रोपोर्शनली कांस्टेंट रटाते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग कहते हैं हेनरी लॉ, हेनरी कांस्टेंट। ठीक है, हेनरी कांस्टेंट, जो के एच है यहाँ पे आपका, वो है हेनरी, हेनरी कांस्टेंट, ये है आपका हेनरी कांस्टेंट। तो आप लोग लिख लीजिए इतना, फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं।
ठीक है, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे करते हैं। तो देखिए, ये जो केएच का वैल्यू है इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। जो केएच है वो डिपेंड करेगा आपके डिफरेंट गैसेस का डिफरेंट होगा एट डिफरेंट टेम्परेचर। मतलब आपका क्या होगा, ये चीज आगे लिखे रहते हैं। जो केएच है आपका, ये जो है डिपेंड करेगा ऑन नेचर ऑफ द गैस, डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस एंड टेम्परेचर। ठीक है, मतलब ये जो केएच की वैल्यू होगी हर गैस के लिए अलग अलग होगी, अगर टेम्परेचर सेम है तब भी। तो डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस एंड टेम्परेचर। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब देखो हमने क्या लिखा, पी गैस लिखा के एच इंटू, याद है जब हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे तो मोल फ्रैक्शन जो हमने पढ़ा था वो भी एक तरह से सॉल्युबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ये एक टर्म है जिससे हम लोग सॉल्युबिलिटी डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो है सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। मोल फ्रैक्शन जो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक चीज देखो, अगर मैं क्या करूं, टेम्परेचर अगर आपका क्या है कि अब एक चीज देखो यहाँ पे, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो सीधी बात है सॉल्युबिलिटी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी आपका डिक्रीज होगा। अब ये अगर टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो तो नॉर्मल सी बात है सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हुई, यानी मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिक्रीज हुआ। और आगे एक बात बताओ, अगर आप प्रेशर को कांस्टेंट, मतलब जो पार्शियल प्रेशर है, एक बात बताओ, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो सॉल्युबिलिटी घटा, सॉल्युबिलिटी घटा यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस घटा। और अगर ये चीज कांस्टेंट थी तो केएच की वैल्यू बढ़ नहीं गई होगी। इफ यानी केएच का वैल्यू, अगर आपका टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो केएच का वैल्यू बढ़ रहा है। इफ टी गैस, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप टी बढ़ाओगे तो केएच का वैल्यू भी बढ़ेगा। ठीक है, इंक्रीज होगा। ये एरो का मतलब है इंक्रीज, अपवर्ड का मतलब है इंक्रीज, डाउनवर्ड का मतलब है डिक्रीज। तो आप ऐसे लिख सकते हो, टी इंक्रीज करोगे तो केएच बढ़ेगा। ठीक है, और नॉर्मल सी बात है, आप ये चीज देखो, अगर इसको हम कांस्टेंट कर दें और इसको कम कर दें तो ये बढ़ जाएगा, यानी अगर आपका केएच बढ़ा तो सॉल्विटी घटा। तो इसमें आप ये चीज ध्यान रख लीजिएगा, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो केएच का वैल्यू बढ़ेगा। ठीक है, ये चीज कर लीजिएगा। चलिए इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे करते हैं। अब ना इसके कुछ एप्लीकेशन पार्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए, तो मैं अब इसके ना कुछ एप्लीकेशन पार्ट लिखा रहा हूँ। अ, जैसे सबसे पहला जो एप्लीकेशन पार्ट है जो बहुत एग्जाम में आता भी है, जैसे क्या होता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, डिक्रीज ऑफ। अब पता है क्या होता है, इसको आप ऐसे समझो कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इंक्रीज विद डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर। यानी अगर आप ये चीज देखो, आपके पास समझ लो कोल्ड वाटर और हॉट वाटर है, तो ऑक्सीजन का अमाउंट किस में ज्यादा होगा, कोल्ड वाटर में, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा डिजोल्व होगा ना कोल्ड वाटर में। तो कोल्ड वाटर में जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो कोल्ड वाटर में ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं इन कंपेरिजन ऑफ हॉट वाटर। रीजन उसका यही है कि अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन इन कोल्ड वाटर इज मोर देन इन हॉट। ठीक है, तो देखो O2 जो होगा मोर इन कोल्ड वाटर देन हॉट वाटर, हॉट वाटर, बिकॉज सॉल्युबिलिटी जो होती है, सॉल्युबिलिटी ऑफ O2 इन वाटर इंक्रीज विद डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर, डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर।
तो देखो O2 जो है मोर इन कोल्ड वाटर देन इन हॉट वाटर बिकॉज सॉल्विटी ऑफ O2 इन वाटर इंक्रीज विद डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर। सो इस वजह से क्या होगा आपका कि जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर देन इन हॉट वाटर। सो एक्वेटिक एनिमल एक्वाटिक एनिमल आर more comfortable in cold water than in warm warm। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम कुछ एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, लास्ट टॉपिक है इसका ये, फिर हम लोग क्वेश्चन शुरू करेंगे। एप्लीकेशन एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज ठीक है, तो देखो सबसे पहला एप्लीकेशन है, देखो आपने क्या, मैंने क्या बोला था, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड इंक्रीज विद प्रेशर। तो CO2 जैसे क्या होता है, आपने जो कोल्ड ड्रिंक पीते हो उसमें क्या होता है कि CO2 होती है, तो उसको हम हाई प्रेशर पे रखते हैं ताकि CO2 उसमें ज्यादा डिजोल्व हो, ठीक है। तो अ, इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि बॉटल्ड सील्ड, जो बॉटल्स होती हैं आपकी, सॉफ्ट ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोडा बोतल, सोडा बॉटल जो होती है, बोतल सोडा बोतल जो होती है सील्ड एट हाई प्रेशर, हाई प्रेशर सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोडा बोतल सील्ड एट हाई प्रेशर so that so that uh, so that solubility of the CO2 solubility solubility का स्पेलिंग थोड़ा चेक कर देते हैं हम। solubility of CO2 इंक्रीज इन वाटर, ठीक है, इंक्रीज। आप इसको ऐसे कर सकते हो कि जो सोडा बोतल होती है या सॉफ्ट ड्रिंक बोतल्स होती है उसके अंदर हाई प्रेशर पे इसीलिए रखा जाता है ताकि CO2 का उसमें सॉलिबिलिटी बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसका लास्ट एक और है, वो भी करा देता हूं मैं। देखो एट हाई एटीट्यूड क्या होता है, एट हाई एटीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड, एल टी, प्रेशर लो होगा, प्रेशर इज लो, प्रेशर लो होगा। अब अगर प्रेशर लो होगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन सॉल्युबिलिटी O2 सॉल्युबिलिटी इन एयर इज लेस होगा, ठीक है, क्योंकि क्या होता है आपने देखा होगा जो हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो वहां पे ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। क्या रीजन होता है कि एयर में ऑक्सीजन की जो सॉल्युबिलिटी है वो कम हो गई है, ठीक है। तो अब उससे प्रॉब्लम क्या होती है, लेस। तो देखो क्या होता है, अगर आपका जो आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हो, लो प्रेशर पे, तो वहां पे आपका ऑक्सीजन का सॉल्युबिलिटी इन एयर इज लेस हो गया। अब उससे क्या होगा कि जो क्लाइंबर्स होते हैं अगर वो अपना हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो वो ना मतलब ऑक्सीजन का लेवल उनके बॉडी में कम हो जाता है, जिसकी वजह से
उनको प्रॉब्लम्स होती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि हाई एल्टीट्यूड प्रेशर लो एंड ऑक्सीजन सॉल्बिलिटी इन एयर इज लेस। सो जो क्लाइंबर्स होंगे, क्लाइंबर so climber have low O2 in blood, जिससे क्या होगा, सो ये आपका हो जाएगा सिम्टम ऑफ एनोक्सिया होता है ये। हाई एल्टीट्यूड प्रेशर लो, O2 solubility in air is less, so climber have low O2 in blood, so ये रुक जाओ यार, इसको ना ऐसे लिखा देता हूँ। सो क्लाइंबर वीक, इसकी वजह से क्या होगा, सो क्लाइंबर टू बिकम वीक, इसलिए क्लाइंबर क्या होंगे, वीक हो जाएंगे एंड अनएबल, अनएबल टू थिंक। ठीक है, तो ये चीज नोट डाउन कर लीजिए। और ये जो होता है इसको अनेबल टू थिंक, इसको जो होता है ये एनोक्सिया बोलते हैं, इसको सिम्टम ऑफ एनोक्सिया, सिम्टम्स ऑफ एनोक्सिया, एनोक्सिया। ठीक है, तो ये इसके अलावा कुछ और इसमें आपके हेनरी लॉस के एप्लीकेशन है, वो आप लोग एनसीईआरटी से रेफर कर लेना। अभी हम लोग यहाँ तक कर लिए, अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि बिना क्वेश्चंस के तो आपको ये टॉपिक नहीं समझ में आएगा। तो मेनली जो क्वेश्चंस पढ़ेंगे हम वो इस पे पढ़ेंगे, जो ये आपका है पी गैस हेनरी लॉ। तो ज्यादातर क्वेश्चन आपको हेनरी लॉ पे ही मिलेंगे, तो आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये नोट डाउन हो गया होगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं इसके। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो है आपका ये वो क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन देखिए आप लोग। आई थिंक ये वाला तो मैंने करा दिया था आपको, यहाँ तक करा दिया हमने। ये वाला क्वेश्चन देखिए, हाँ ये वाला क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे। एग्जाम्पल 2.4 एनसीईआरटी का जो है एग्जाम्पल 2.4। तो देखो इसमें क्या कह रहा है, इफ N2 गैस इज बबल थ्रू वाटर एट इतना, हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ N2 गैस वुड डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। देखो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले देखो आपको कितना दे रखा है, 1 लीटर ऑफ वाटर दे रखा है ना। एज्यूम N2 एक्सर्ट अ पार्शियल प्रेशर, आपको पार्शियल प्रेशर भी दे रखा है N2 का, गिवन हेनरी लॉ कांस्टेंट। तो देखो सबसे पहले इसमें दे क्या क्या रखा है आपको पी N2 दे रखा है, वो कितना दे रखा है, 0.987 बार। आपको के एच दे रखा है, वो कितना दे रखा है, 76.48 किलो बार है। तो मैं इसको 10 की पावर 3 कर दे रहा हूँ बार में, क्योंकि ये किलो में दे रखा है, ये जो है किलो, ये किसका मतलब है, 10 की पावर 3। ठीक है, आपको ये दे रखा है और पूछा क्या है, N2 गैस बबल थ्रू ए मिलीमोल्स ऑफ N2 डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ। अच्छा आपको अमाउंट जो वाटर का दे रखा है, एक तरह से जो आपको सॉल्यूशन है क्या है, N2 प्लस H2O है। इसका अमाउंट आपको कितना दे रखा है, 1000, मतलब आपको दे रखा है 1000 लीटर, सॉरी 1 लीटर दे रखा है ना आपको इसका, ये आपको 1 लीटर दिया है। तो आपको आई थिंक ये चीज मैंने पहले भी बताई थी, इसका मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। 1 लीटर जो होगा ये 1 kg के बराबर ही है, यानी 1000 ग्राम की। आपको मैंने बताया था डेंसिटी जो होती है वाटर की 1 ग्राम पर ml। तो अगर आपको 1 लीटर दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, 1000 ml दिया हुआ है। अब अगर 1000 ml दिया हुआ है, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो मास नहीं आ जाएगा इसका। तो मास जो आएगा, जैसे आपका डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, ये आपको 1 ग्राम पर ml है। मास आपको निकालना है, ये 1000 ml है, तो आपको मास नहीं आ गया 1000 ग्राम। अब आपको मैंने ये भी बताया था कि अगर 1000 ग्राम है तो उसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो। तो NH2O देखो क्या आएगा, 1000 डिवाइड बाई 18, तो ये आता है 55.5।
तो NH2 आपको पता चल गया, ये चीज देखो ये अभी यूज होगा। देखो आपको मैंने हेनरी लॉ का फॉर्मूला क्या बताया, पी गैस के एच इंटू में शाई, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो देखो पी गैस आपको दे रखा है 0.987, ये आपको दे रखा है 76.4 10⁻³ मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस आ जाएगा। तो एक तरह से आप लोग इतना नोट डाउन कर लो, फिर मैं इसको रब करके दोबारा से लिखता हूँ, ये चीज आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इसको रब करके आगे का यहाँ पे कर रहा हूँ, मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है, आप लोग नोट डाउन कर लो। तो देखिए इसमें आगे क्या होगा आपका, आप मोल फ्रैक्शन निकालोगे इसकी हेल्प से, तो मोल फ्रैक्शन आपका क्या आएगा, 0.987 डिवाइड बाय 76.4 10⁻³, ये आ गया आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस क्या हो गया, ये इसको कैसे, इसको ऐसे लिख सकता हूं ना मैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 प्लस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2। देखो एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 हमने पहले निकाला था, बट एक चीज देखो यहाँ पे क्या होता है, इसका अमाउंट इसके कंपैरिजन में बहुत कम होगा, ठीक है, जो आपका, तो एक तरह से आप ये इसको ऐसे लिख सकते हो NN2 प्लस NH2O है ना, तो इसको आप ये मान सकते हो कि ये NH2O के ही बराबर होगा, क्योंकि N N2 जो होगा ये बहुत कम होगा इन कंपैरिजन ऑफ NH2, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O जो होंगे वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 से बहुत कम है, तो इसलिए हम इसमें नीचे वाले में इग्नोर कर सकते हैं और इसको फाइनली ये लिख सकते हैं 987 डिवाइड बाय 76.4 10⁻³ N N2 आपको निकालना है, और ये 55.5 आपको दिया। तो इसको सॉल्व करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, और आपको निकालना क्या है, मिली मोल्स निकालने, तो मिली मोल्स में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है, हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं बता दूंगा, बट ये एटलीस्ट ऐसे हो जाएगा, ठीक है, चलिए ओके। अभी आप ये लोग करिए, फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लो, इसको मैं हटा रहा हूँ पॉज करके, फिर आ जाओ आप अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको, ये वाला 2.6 क्वेश्चन नंबर, देखो क्या कह रहा है। 2.6 में कह रहा है H2S a toxic gas with rotten egg smell is used for the quantitative analysis if solubility of H2S in water at STP is इतना, यानी आपको देखो ये मोलैलिटी दे रखा है। अब आपको पहले मैंने समझाया था मोलैलिटी का क्या मतलब होता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको मोलैलिटी के थ्रू ही करना है। देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे आप, सबसे पहले ये समझ लो, एसटीपी के लिए आप ले लेना 1 बार और 180, ठीक है, 273 केल्विन, ये रहना, लिख लेना। अब देखो आपको दे रखा है 0.195 है, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, आप लोगों को समझाया था ना कि मोलैलिटी में क्या होता है, इतने मोल्स इतने होंगे, जैसे ये किसमें है H2S टॉप इज यूज्ड द वाटर, हाँ, तो ये होगा 0.195 मोल्स ऑफ H2S इन 1 kg ऑफ H2, ठीक है, इस तरह से हम लोग करेंगे। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, इसको जरा 2 मिनट आप लोग करो, मैं बताता हूँ कैसे करना है, इसको इसको कैसे सॉल्व करना है। हम्म। तो देखो इसका मतलब यही हुआ कि 0.195 मोल्स ऑफ H2S इन 1 kg H2। तो अभी जैसे हमने पीछे भी निकाला 1 kg ऑफ H2, यानी आप ये डायरेक्ट लिख सकते हो 0.195 मोल्स ऑफ H2S
इन 55.55 मोल्स ऑफ। ये चीज आप लोगों को बताया था ना, 1 kg का मतलब होता है 55.55 मोल्स। तो देखो अगर मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है H2S का, H2S का, तो क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 0.195, नीचे क्या आएगा 0.195 प्लस में 55.55। ठीक है, तो ये चीज नोट डाउन कर लेना आप लोग, मोल फ्रैक्शन में याद रहेंगे। ठीक है, तो ये मोल फ्रैक्शन आ गया आपका। अब आपको निकालना क्या, हेनरी लॉ कांस्टेंट। तो देखो क्या होता है, पी गैस जो होता है वो के एच इंटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस होता है। तो यहाँ पे देखो आपको किस पे दे रखा है, ये एसटीपी दे रखा है ना। तो एसटीपी का मतलब हो गया आपको लेना है यहाँ पे 1 बार। आप 1 बार कर लो इसको, 1 बार के एच का वैल्यू आपको निकालना है। मोल फ्रैक्शन आप यहाँ से ये पुट कर दो, आपका के एच का वैल्यू आ गया ना। 1 बार आपका ले लिया, तो देखो ये आ जाएगा 0.195 डिवाइड में 0.195 प्लस में 55.5। तो इसको सॉल्व कर लेना, इससे केस का वैल्यू आ जाएगा। समझ में आ गया, 2.6 ऐसे सॉल्व कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए मैं हटा रहा हूँ इसको, ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज इतना, यानी आपको इसमें केएच दे रखा है। केएच कितना दिया हुआ है, 1.67 इंटू में 10⁸ ठीक है, पास्कल में। और क्या कह रहा है, इतना कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 इन, आपको एक तरह से समझ लो NCO2 निकालना है। ठीक है, इन ml ऑफ सोडा। अब देखो आपको WH2O कितना दिया हुआ है, 500 ml। ठीक है, देन पैक्ड अंडर अ, और PCO2 भी दिया हुआ है। PCO2 कितना दिया हुआ है, 2.58। ठीक है, बस यहाँ पे थोड़ा सा है कि आपको एटीएम और पास्कल का देखना पड़ेगा, क्योंकि देखो क्वेश्चन में क्या है ना कि आपको दोनों अलग अलग दिया हुआ है, आपको एटीएम भी दिया हुआ है और पास्कल भी दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे ना सबसे पहले एटीएम दिया, ऊपर पास्कल दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है कि इसको आप पास्कल में कन्वर्ट कर लो। तो 1 ATM जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली 10⁵ पास्कल के बराबर। तो आप इसको अगर करोगे तो PCO2 क्या आ जाएगा आपका, 2.5 इंटू में 10⁵ पास्कल। ये समझ में आया। देखो आपको यहाँ पे एटीएम और पास्कल एक देखा ना, यूनिट अलग अलग दे रखी है, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, दोनों की यूनिट सेम करनी पड़ेगी। तो मैंने क्या किया, इसको पास्कल में कन्वर्ट कर लिया। अब आपके पास जो फॉर्मूला है, और एक चीज, हाँ और चीज एक यहाँ देखो, आपको जो यहाँ पे वॉल्यूम H2O का 500 ml दिया है ना, आपको मैंने पहले ही बताया था डेंसिटी जो होती है H2O की वो 1 ग्राम पर ml होती है। तो अगर आपको 500 ml दिया है तो यहाँ पे जो W होगा H2O कितना आ जाएगा, 500 ml, सॉरी 500 ग्राम, 500 ग्राम आ गया ना। अब अगर WH2O 500 ग्राम है तो इसका NH2O कितना हो जाएगा, जब आप 1000 का निकालते थे तो कितना आता था 55.55। तो 500 उसका हाफ हो जाएगा, क्योंकि जब 1000 ग्राम का आप NH2O निकालते थे तो 55.55 आता था। अभी क्या है, आपको दिया हुआ है 500, मतलब उसका हाफ दिया हुआ है, तो इसका NH2O जो होगा वो आपका हो जाएगा 55.55 डिवाइड बाई 2। तो ये ध्यान रखिएगा, NH2O ही आ गया, पास प्रेशर आ गया, आपको केस दे रखा है, आप NCO2 निकाल सकते, और सेम वही है, आप नीचे हमेशा सिर्फ NH2O रखोगे, ऊपर वाला पार्ट इग्नोर करोगे। ठीक है तो ये चीज आप ध्यान रखो। यहाँ पे क्या लिखोगे, आप ऐसे लिखोगे इसको, पी गैस के एच मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। तो इसको ऐसे लिखते हैं, के एच NCO2 और NCO2 प्लस NH2। बट क्या होगा, इसको आप इग्नोर करके डायरेक्टली लिख दो, मतलब क्या होगा, NCO2 प्लस NH2O जो है इसको NH2O के बराबर ही लिखो। तो आपका पी गैस क्या हो गया, KH NCO2 और NH2, ये सारी वैल्यूज पुट कर लो, आंसर आ जाएगा। पी गैस कितना दे रखा है,
2.5 10⁵ आपको ये कितना दे रखा है 1.67 10�8 NCO2 निकालना है। यहाँ पे आप NH2 ले लो 55.5/2। इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, अगर कोई डाउट होता है तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, ये 2.7 का ऐसी आंसर होगा, आप निकाल लेना। चलिए, तो ये सारे क्वेश्चन हो गए आपके हेनरी लॉ के बुक से। अब हम लोग क्या करते हैं, आप लोग इसको नोट डाउन कर लेना, मैं इसको हटा रहा हूँ। और अब हम लोग क्या करेंगे, आपके ना कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख लेते हैं जो आपके आए हुए हैं। तो ठीक है, प्रीवियस ईयर मैं ओपन कर रहा हूँ, ये रहा। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, वैल्यू ऑफ के एच हेनरी लॉ कांस्टेंट इंक्रीज इंक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज विद इंक्रीज विद। अब देखो, इसका मैंने ऑलरेडी आपको नोट्स में कराया था, इसका आंसर होगा सी। ये इंक्रीज होगा विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, बताया था ना, केएच का वैल्यू टेम्परेचर के साथ बढ़ेगा। ऑन डिसोल्यूशन अमोनिया इन वाटर एट रूम टेम्परेचर द सॉल्यूशन फील कूल टू टच, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डज द साल्ट डिसॉल्व। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, जब आपने उसको डिसॉल्व करा तो वो फील हो रहा है कूल, कूल हो रहा है, इसका मतलब वो पाउडर सॉल्ट इन कोल्ड वाटर, पाउडर सॉल्ट इन हॉट वाटर, सॉल्ट देखो इसका क्या है, ऑन द डिसॉल्विंग अमोनियम क्लोराइड इन वाटर एट रूम टेम्परेचर द सॉल्यूशन फील कूल टू टच। इसका मतलब क्या है कि उसने वो एक तरह से आपका अंडर द विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डज द सॉल्ट डिसॉल्व फास्टर इन हॉट वाटर, इसका आंसर होगा हॉट वाटर। ठीक है, जो सिक्स का आंसर होगा आपका वो हॉट वाटर होगा, क्योंकि ये एक तरह से आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस रहा होगा, एंडोथर्मिक। ठीक है, एंडोथर्मिक में क्या होता है कि जैसे अगर एक्सो होता तो हीट रिलीज हुई होती तो आपको गर्म फील होता, बट यहाँ पे क्या हुआ है, आपको कूल फील हो रहा है, इसका मतलब वो एंडोथर्मिक प्रोसेस रहा होगा। और एंडोथर्मिक में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से सॉलिडिटी बढ़ती है, तो इसका आंसर बी होगा। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ क्या है, फील कूल टू टच, इसका मतलब है कि आपका वो एंडोथर्मिक प्रोसेस रहा होगा। और एंडोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है, आपका टेम्परेचर बढ़ाते तो सॉलिबिलिटी बढ़ता है। ठीक है, तो सिक्स का आंसर बी रहेगा। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, मार्क कर लो, फिर हम लोग अगला करते हैं। एक बार इसका मैं सिक्स का एक बार ना पीछे आंसर आपको एक बार देख लेते हैं, फाइनल चेक कर लेते हैं। और रुको यार इसको, सिक्स का है ना ये आंसर, एक बार चेक कर लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन था, सिक्स देखो ना, पावर्ड हॉट वाटर सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन वाटर इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, हेंस द एंटायर टेम्परेचर विल फेवर द। ठीक है, तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस था, इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो सिक्स हो गया ना, एंडोथर्मिक रहेगा हॉट वाटर का। अगला क्वेश्चन है सेवंथ क्वेश्चन, क्या कह रहा है आपका, लो concentration of oxygen in the blood and tissue of the people living at high altitude due to। अब देखो क्या, लो concentration of oxygen in the blood and tissue of the people living at high altitude, लो हाई टेम्परेचर प्रेशर, लो लो एटमोस्फेरिक प्रेशर, सी होगा ना बोथ, क्योंकि वहां पे क्या होता है आपका प्रेशर कम होता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से प्रेशर कम होगा, तो आपका जो ऑक्सीजन का जो लेवल होगा वो आपका वहां पे कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर सी होगा, ये लॉ एटमोसफेयर सी होगा, इसका आंसर सेवंथ का सी होगा। ठीक है, इसका आंसर सी रहेगा, ये चीज नोट डाउन करके रख लीजिए आप लोग, सेवंथ का सी है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, सेवंथ का सी। ठीक है, इसको कर लीजिएगा, इसको भी देख ले, एक बार चेक कर लेते हैं क्या है। सेवंथ का ना सी है। ठीक है, वही मैंने जो मैंने बताया था वही है, आप देख लीजिए। अगला करते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, unknown gas X is dissolved in water at इतना pressure and has a mole fraction of इतना, the mole fraction of X when a pressure of gas is doubled at a। अब देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी है, आपके पास हेनरी लॉ का फॉर्मूला क्या था, पी गैस के एच, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था ना,
देखो आप यही लिखते थे ना, पी गैस के एच इंटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, यही फॉर्मूला था ना। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है अननोन गैस एक्ट डिजोल्व इन वाटर एट इतना, प्रेशर इतना है एंड मोल फ्रैक्शन इतना। तो आपको पी गैस दिया ही है तो केएच का वैल्यू आ जाएगा, और द मोल फ्रैक्शन एक्स व्हेन अ प्रेशर ऑफ द गैस डबल एट सेम टेम्परेचर। देखो अब यहाँ पे क्या होगा, एक तरह से पी जो होता है ना गैस, आपको हेनरी लॉ क्या कहता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस का है। तो अगर आप इसको डबल कर रहे हो तो नॉर्मल सी बात है, आपका मोल फ्रैक्शन भी डबल हुआ होगा। तो जैसे 0.4 है आंसर, तो इसका हो जाएगा 0.8, क्योंकि आपने क्या किया है, डबल किया है। तो अगर आप प्रेशर को डबल कर रहे हो तो आपका जो मोल फ्रैक्शन है वो भी डबल हुआ होगा, क्योंकि केएच आपका कांस्टेंट रहेगा, केएच तो कांस्टेंट है, उस पर तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपका इसका आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि जब आप मोल फ्रैक्शन को डबल करोगे तो उसमें आपका गैस का जो, मतलब अगर आप प्रेशर डबल कर रहे हो तो मोल फ्रैक्शन भी डबल हो जाएगा, क्योंकि आपका केएच इसमें कांस्टेंट रहेगा। आप एक तो ये तरीका डायरेक्ट निकाल सकते हो, या ऐसा भी कर सकते हो, पहले केएच का वैल्यू निकाल लो, उसको दोबारा से रख के पी डबल करके देख लो, तो भी आपका मोल फ्रैक्शन हमेशा डबल ही आएगा। ठीक है, ये करके देख लीजिएगा आंसर। चलिए अगला करें। अगला क्या है आपका क्वेश्चन, वाई वाई एक्वेटिक वाई एक्वेटिक एनिमल मोर कंफर्टेबल कोल, ये ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया है। गैस इन मोर soluble in water than B at the same temperature, which one of the two gases will have a higher value of KH and why। देखो क्या कह रहा है, गैस इज मोर soluble in water। देखो ये चीज आप ऐसे समझो, क्वेश्चन क्या है आपका ये वाला 10th क्वेश्चन, देखो क्या कह रहा है, गैस इज मोर soluble in water than gas B at the same time, which one of the two gases will have a higher KH। देखो पी गैस जो होता है वो होता है के एच इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ठीक है, तो अगर नॉर्मल सी बात है, अगर एक्स ये अगर ज्यादा होगा तो के एच कम होगा। तो गैस इज मोर सॉल्युबल इन वाटर, अगर यानी एक्स का वैल्यू ज्यादा है, अगर एक्स का वैल्यू ज्यादा है तो इसका के एच आपका कम आएगा। देन गैस बी एट द सेम टेम्परेचर विच ऑफ द टू गैसेज विल हैव ए हायर वैल्यू ऑफ के एच। तो नॉर्मल सी बात है, अगर आपका एक्स ए ज्यादा आ रहा है एक्स बी से, तो आपका के एच ए जो होगा कम हो जाएगा के एच बी से। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया था, अगर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी तो के एच की वैल्यू घटेगी। तो अगर सॉल्युबिलिटी आपकी ए की ज्यादा है तो हेनरी जो लॉ कांस्टेंट होगा बी का ज्यादा होगा, उल्टा होगा, मतलब इनवर्स रिलेशन होता है। तो आप चाहो तो इसको लिख भी सकते हो, के एच जो होगा एक्स का, मतलब ये आपका इनवर्स होगा। तो अगर इनवर्स रिलेशन है, तो अगर इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ी है तो नॉर्मल सी बात है, आपका इसका क्या मतलब उसका केएच का वैल्यू घट जाएगा। तो इसको आप नोट डाउन कर लो, ये 10th का आंसर है। ठीक है, और ये अच्छा क्वेश्चन आ सकता है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। सॉल्युबिलिटी और उसमें इनवर्स रिलेशन होता है। एक बार मैं आपको देख लेता हूँ इसका आंसर क्या 10th का। 10th देखो ये ना, अकॉर्डिंग टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ, देखो क्या देखा, के भी आपका ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, यही है इसका आंसर जो मैंने आपको समझाया था 10th का। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। 10th वाला क्वेश्चन हो गया आपका। अब अगला देख लो, ये सारे क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, आपकी प्रैक्टिस के लिए ही है। अगला क्वेश्चन है, ये तो आप खुद से देख लेना एप्लीकेशन, स्टेट द एंटीट्यूड डाइल्यूटेड विद एल्यूमिनियम टैंक यूज्ड इन स्टोव। तो मेन वही है सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए। जैसे क्या होता है, व्हाई इज एयर डाइल्यूटेड विद हीलियम इन द टैंक यूज्ड बाय स्कूबा ड्राइवर, ताकि आपकी सॉल्युबिलिटी ऑफ O2 बढ़ जाए उसमें। ठीक है, वो मेन वही रीजन है। आप ये सारा जो आप इसका चाहो तो एनसीईआरटी में भी पढ़ लेना, इसके बारे में लिखा होगा, इसके बारे में डिटेल में एनसीईआरटी में पढ़ लेना, ये लिखा होगा, या मैं आपको दिखा देता हूँ 2 मिनट आप रुको। स्कूबा डाइवर्स वाला, अ, ये जो आपका 12th क्वेश्चन है ना, इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ, एनसीईआरटी में जो है एक्सप्लेन किया हुआ है। ये देखो स्कूबा डाइवर्स का है ना, यहाँ पे होगी, मेरा हाइट है 2 पास इतना,
स्कूबा डाइवर्स, ये स्कूबा डाइवर्स का आप लोग डिटेल में पढ़ना चाहो तो इसको यहाँ से पढ़ लेना। मेन उसका ये रीजन होता है, सॉलिबिलिटी बढ़ाने के लिए करते हैं, ठीक है, बट मेन आप इसमें ये कर सकते हो, सॉलिबिलिटी बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आप यहाँ से डिटेल में पढ़ना चाहो तो पढ़ लो। चलिए, अगला है आपका स्टेट है कैलकुलेट द सॉलिबिलिटी ऑफ CO2 अंडर। ये देखो अगला क्वेश्चन, ये वाला देखो आपको क्या कह रहा है। स्टेट हेनरी लॉ, ये आप खुद से कर लेना। कैलकुलेट द सॉलिबिलिटी मतलब आपको एक्स मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 निकालना है इन वाटर एट अंडर, आपको ये प्रेशर ये दे रखा है mmHg। तो नॉर्मल सी बात है, पी आपको गैस आपको 760 दे ही रखा है, और ये आपको mmHg, दोनों ही mmHg है ना, तो डायरेक्ट आप यूज कर सकते हो। KH का वैल्यू भी देखो, दोनों mmHg में है ना, तो आप इसको डायरेक्ट यूज करते हो। मतलब ये आपका पी गैस हो जाएगा, ये KH है, और सॉल्विटी आप निकालना है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है, इसमें कोई ज्यादा कुछ करना नहीं है, आप खुद से कर लेना। चलिए फिर अगला क्वेश्चन क्या है आपका, स्टेट हेनरी लॉ मेंशन टू इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, वो आप देख लेना, खुद से पढ़ लेना। गिव रीजन फॉर द एक्वाटिक स्पीशीज मोर कॉमन, ये ऑलरेडी सब हाई एल्टीट्यूड पीपल सफर फ्रॉम एनोक्सिया, ये मैंने आपको समझा दिया। रिजल्टिंग इन इनएबिलिटी टू थिंक, रीजन वही होता है कि ऑक्सीजन का सॉल्विटी कम हो जाता है, ये आपको मैंने बताया था। एनोक्सिया जो होता है रिजल्टिंग इन इनएबिलिटी टू थिंक, तो इसका आप हाई एल्टीट्यूड पे क्या होता है, आपकी सॉल्विटी ऑफ ऑक्सीजन इन एयर कम हो जाती है, इस वजह से ही होगा। इसका आंसर होगा सॉल्विटी ऑफ एयर इन ऑक्सीजन डिक्रीज एट हाई एल्टीट्यूड, इसका भी वही है, हाई टेम्परेचर पे सॉल्विटी कम हो जाती है, इस वजह से अनकंफर्टेबल होगा, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन कर लेना, एक तरह से आपको मैंने सारा हेनरी लॉ से रिलेटेड करा दिया है। कोई भी डाउट होगा आप लोग कर लेना, और जो भी मैंने कराया कहीं भी आपको डाउट है तो आप पॉज करके उसको प्रॉपर लिख के कर सकते हो क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी आप लोग इतना कर लो, बाकी का हम लोग बाद में करेंगे। चलिए, थैंक यू।